नमस्कार छात्र छात्राओं। प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा पहले भी करी है। आज उसी क्रम में हम दूसरी कक्षा कर रहे हैं। आज की जो हम कक्षा में मूल रूप से भूगोल का सिलेबस डिस्कस करने के लिए कर रहे हैं। भूगोल का जो सिलेबस है प्रथम वर्ष का, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अब हमारे पास पाठ्य पुस्तक ना होकर पाठ्यक्रम होगा और हमें उसको अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो बुक या राइटर हमें पसंद है उससे उसकी पढ़ाई करनी है। अब जो हम दो प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, उनका सिलेबस आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। भौतिक भूगोल यानी भौतिक संसार या जो भौतिक विश्व है, यानी जो प्रकृति है, जो हमें बना हुआ मिलता है, स्थल, जल और आकाश, इनके बारे में जो अध्ययन है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको तीनों ही मंडलों का अध्ययन करना पड़ता है। तो भौतिक भूगोल को जो सिलेबस है वो हर सिलेबस की तरह 5 इकाइयों में बटा है और हर इकाई 5 बिंदुओं में बटी हुई है। तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो सिलेबस था यूनिवर्सिटी का वो भी डाल दिया है। और कुछ छात्रों ने कहा था कि उनको इंग्लिश में सिलेबस से कुछ समस्या हो रही है, तो मैंने उसको हिंदी ट्रांसलेशन करके वो सिलेबस भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है। तो आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर अपने व्हाट्सएप पे ये सिलेबस देख लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है किसी बिंदु के अंतर्गत तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। तो आज हम इस को थोड़ी चर्चा इस सिलेबस पे करते हैं। पहली इकाई जो हमारे पास है प्रथम प्रश्न पत्र की, वो है, उसका पहला बिंदु है भौतिक भूगोल की परिभाषा और विषय क्षेत्र। यानी भौतिक भूगोल को हम परिभाषित करें। अलग अलग विद्वानों ने भौतिक भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है और उसका विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र और परिभाषा सामान्यतः हम 11वीं 12वीं कक्षा में भी विषयों की पढ़ते हैं। अब मैं विषय क्षेत्र के बारे में आपको ये बता दूं कि ज्ञान तो अथाह सागर है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हम चाहे जितनी गहराई तक कहीं भी जा सकते हैं। परंतु जब हम किसी विषय का निर्धारण करते हैं तब हम उसका एक क्षेत्र निर्धारित कर देते हैं, यानी वो विषय किन किन चीजों के बारे में बात करेगा, यानी वो किन किन का अध्ययन वो विषय करेगा, किन किन बातों का, किन तथ्यों का, किन चीजों का वो अध्ययन करेगा, तो वो उसका विषय क्षेत्र कर, यानी हम एक बार बाउंड्री बना देते हैं विषय की। हालांकि एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो इस विषय में भी पढ़े जाते हैं और दूसरे विषय में भी पढ़े जाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र और भूगोल में कई सारे कॉमन विषय हैं, भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में कई सारे कॉमन विषय हैं, और जलवायु विज्ञान और दूसरे विषयों और भूगोल में कई सारे कॉमन सब्जेक्ट है। तो एक सामान्य हम सीमांकन कर देते हैं कि इन इन बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे और इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे जो विषय क्षेत्र है। परिभाषा में हम उस विषय को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम भौतिक भूगोल कहते हैं तो भौतिक भूगोल से हमारा अर्थ क्या है। तो इसमें कई सारा उनका विषय क्षेत्र और उनकी अध्ययन सामग्री भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा परिभाषा और विषय क्षेत्र की बात। अब हमारा दूसरा बिंदु है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी कैसे उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी कैसे बनी है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज से नहीं, मनुष्य जब प्रारंभ में दुनिया में आया तब से ही सोच रहा है और अभी तक ये चीज कल्पना ही है उसकी। वो अलग अलग तथ्यों के बारे में सोचता है, अलग अलग, क्योंकि ऐसा कार्य है जो हमारे सामने नहीं हुआ, न इसकी कोई पुनरावृत्ति हमें होते हुए दिख रही है। पूरे ब्रह्मांड में हमें ऐसा कोई इंसिडेंस होता नहीं दिख रहा है जहाँ किसी ग्रह या उपग्रह की नया निर्माण हो रहा हो। तो क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम नहीं समझ पा रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, आकाश गंगाएं कैसी बनी, निहारिकाएं कैसे बनी और हमारा खुद का ग्रह कैसे बना, तो इसको लेकर कई सारे विचार आते हैं जिन्हें हम परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना यानी ये हमारा हाइपोथेटिकल है, अभी तक हम इस किसी निर्णय पे नहीं पहुंचे, इसमें कोई सिद्धांत नहीं बन पाया है। अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से यह प्रयास किया है इसको समझाने का कि पृथ्वी कैसे बनी है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमें दो लोगों के विचारों का अध्ययन करना है। पहला जेम्स, जिन्होंने ज्वारीय परिकल्पना दी थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, और दूसरी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग एक आधुनिक सिद्धांत है जिसके अंदर पृथ्वी का निर्माण को एक बड़े विस्फोट से होना बताया गया है। तो ये दोनों ही परिकल्पनाएं हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। हालांकि कई सौ परिकल्पनाएं आज तक बन चुकी हैं, कई सारे विचार इसके अंतर्गत आ चुके हैं। तो हम सिर्फ उदाहरण स्वरूप एक दो विचारों का ही इसमें अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी अंदर से कैसी है। ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि पृथ्वी भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो धरातल से कुछ किलोमीटर नीचे वह क्षेत्र जो मनुष्य के काम आता है, यानी भूमिगत जल खनिज की स्थिति के अंदर,
और कुछ किलोमीटर ऊपर जो वायुमंडल हमारे काम आता है, सिर्फ उसका अध्ययन ही भूगोल के अंतर्गत है। यानी आप मुझे समझ लें कि जो क्षितिज होता है, जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, उस क्षितिज का 100 किलोमीटर की पट्टी, जिसमें आकाश भी आ जाता है और भूगर्भ भी आ जाता है, वो क्षितिज की 100 किलोमीटर चौड़ी पट्टी ही हमारा अध्ययन क्षेत्र है। यानी धरातल, कुछ किलोमीटर धरातल से ऊपर, कुछ किलोमीटर धरातल से नीचे, वही हम अध्ययन करते हैं। उससे अधिक ऊपर अंतरिक्ष की ओर नहीं जाएंगे हम, और न ही भूगर्भ में जाएंगे। मगर फिर भी हम भूगर्भ का एक सामान्य अध्ययन करते हैं। यानी पृथ्वी का आंतरिक संरचना और संगठन किस प्रकार का है, उसका हम सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो भी है, यहाँ जो भी गतिविधि अंदर हो रही है, उसका जो प्रभाव है वो धरातल पर परिलक्षित होता है। तो इसलिए हमारे लिए भूगर्भ को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम धरातल को जानना चाहते हैं तो हमें भूगर्भ को थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है। इस सामान्य व्यवस्था के लिए ही हम जानते हैं। बाकी भूगर्भ का अध्ययन जियोडिसी और जियोफिजिक्स जो विज्ञान है, उनका अध्ययन क्षेत्र है। वो लोग भूगर्भ का ही अध्ययन करते हैं। भू रसायन शास्त्र होता है, भूगर्भ शास्त्र होता है, तो इनका काम ही भूगर्भ का अध्ययन करना है। हमारा काम भूगर्भ का अध्ययन करना नहीं है। ये सिर्फ हमें एक बिंदु के रूप में सब पढ़ना है। उसके बाद आता है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति। यानी हम पृथ्वी की उत्पत्ति समझ लिए। अब हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी के ऊपर दो बड़े स्थल रूप हमें दिखते हैं। एक तो ऊंचे उठे हुए भाग, बड़े बड़े ऊंचे उठे भाग, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं, और बड़े बड़े गहरे गड्ढे जिनमें पानी भरा हुआ है, इन्हें हम महासागर कहते हैं। ये किस प्रकार स्वरूप में आए, किस प्रकार महाद्वीप बने और किस प्रकार महासागर बने, इसके लिए हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे, दो सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। एक तो वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, और एक प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। जो लोग भूगोल से ही आए हैं वो 11वीं 12वीं कक्षा में ये दोनों सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो और जो लोग भूगोल से नहीं आए हैं उनके लिए थोड़ा सा नया है। तो ये दोनों सिद्धांतों का हम बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे, और आपको अपनी ये क्लास में इसके अच्छे से लेक्चर हम अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद आता है पर्वत निर्माण सिद्धांत। पांचवा बिंदु है पहली इकाई का पर्वत निर्माण, यानी महाद्वीपों और महासागरों पर जो पर्वतों का निर्माण हुआ है, जो कटक बने हैं, जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं, जिनके शीर्ष तीखे हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है। बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं पूरे विश्व में, उनका निर्माण कैसे हुआ है। इसके लिए दो सिद्धांत है हमारे पास। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, हालांकि सिद्धांत तो बहुत है, बहुत सारे सिद्धांत, अगर आप किताब उठाएंगे तो आपको दिखेगा कई सारे सिद्धांत हैं जो पर्वत निर्माण को समझा रहे हैं, परंतु आपको सिर्फ दो सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत या जियो सिंक्लिनल और ओजोन थ्योरी जो है कोबर की, उसको पढ़ना है, और आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ना है। यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में जिस प्रकार पर्वत निर्माण को समझाया गया है उसको पढ़ना है, और कोबर ने जो पर्वत निर्माण समझाया है उसको पढ़ना है। तो ये कुल मिला के हमारी पहली इकाई है, जिसमें आपको इन बिंदुओं के कुछ निश्चित बिंदु ही पढ़ने हैं। यानी इन पॉइंट्स, का अध्ययन एक निश्चित बिंदुओं के अंतर्गत करना है। फिर दूसरी इकाई आ जाती है, और दूसरी इकाई में पहला बिंदु है हमारे पास समस्थिति, यानी आइसोस्टेसी। यानी जो संतुलन हमारे पृथ्वी पर बना हुआ है ऊंचे उठे हुए और नीचे धंसे हुए भागों में, उसको समझना है। इसमें हम भूसन्नति के समस्थिति के सिद्धांत और एरी और प्राट महोदय के विचारों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद पटल विरूपण, यानी धरातल पर होने वाली विरूपणकारी घटनाएं, जिससे धरातल का स्वरूप बदलता है, जो धरातल को तोड़ती फोड़ती है, उसमें दो विरूपणकारी घटनाएं हम पढ़ेंगे, भ्रंश और फलन। इसके बाद हम अनाच्छादन या अपक्षय की घटना पढ़ेंगे, जिसमें हम भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रकार का अपक्षय पढ़ेंगे। अपवाह मैंने अप मतलब पानी, वह मतलब बहता हुआ, बहता हुआ पानी मतलब नदियां। अपवाह प्रतिरूप, नदियों का प्रतिरूप, और अपरदन चक्र, नदियों द्वारा किया गया अपरदन और उसका चक्र। ये दो विद्वान है, डेविस और पैंक, उनके विचारों को ही हम पढ़ेंगे। कई सारे अपरदन चक्र हैं, मगर हम डेविस और पैंक के द्वारा बताए गए अपरदन चक्रों को ही पढ़ेंगे। इसके बाद अगला बिंदु आता है, या पांचवा बिंदु है दूसरी इकाई का, वो है भूस्वरूप। भूस्वरूप यानी जो बाहरी, एक तो भूस्वरूप का निर्माण होता है पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के द्वारा, और एक भूस्वरूप का निर्माण होता है पृथ्वी की बाह्य क्रियाओं द्वारा। अब आंतरिक क्रिया कौन सी है? पटल विरूपणी जो सारी क्रियाएं हैं वो आंतरिक है। ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी आंतरिक क्रियाएं हैं। अनाच्छादन की जो क्रियाएं हैं वो सारी बाहरी हैं। अनाच्छादन में अपक्षय, अपरदन और शैल पुंज प्रवाह, ये तीन गतिविधियां अनाच्छादन में सम्मिलित की जाती हैं। तो इन तीनों गतिविधियों के द्वारा होने वाला जो भूस्वरूप निर्माण है वो अनाच्छादन, यानी बाहरी क्रियाओं द्वारा होने वाला निर्माण कहलाता है। तो इसमें हम जल में,
तटीय इलाकों में और शुष्क स्थलों में होने वाले भूस्वरूप निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। और यह भूस्वरूप बाह्य क्रियाओं के द्वारा बन रहा है, न कि आंतरिक क्रियाओं द्वारा। फिर तीसरी इकाई के अंतर्गत हम ये तो दोनों इकाइयां आपके स्थल मंडल के बारे में होंगी, यानी स्थल मंडल की वर्णन करने में दो इकाइयां आ गई। तीसरी जो इकाई है वो वायुमंडल के बारे में है। पहला बिंदु है वायुमंडल की संरचना और संगठन पढ़ना है। संरचना मतलब किन किन चीजों से वायुमंडल बना है, कैसे संरचना हुई है, क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, और संगठन या गैसों का जो संगठन है उसके बारे में पढ़ना है, और गैसों के अलावा क्या क्या है वायुमंडल में। इसके बाद वायुमंडलीय ताप, जिसमें हम सूर्य ताप और हीट बजट यानी ताप बजट को पढ़ेंगे। वायुमंडलीय दाब, जिसमें दाब का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण पढ़ेंगे। पवनें हम कई प्रकार की स्थायी, स्थानीय और मौसमी पवनों के बारे में पढ़ेंगे, और जेट प्रवाह पढ़ेंगे। चौथी यूनिट भी हमारी वायुमंडल के बारे में ही है, और चौथी यूनिट में हम वायु राशियों का अध्ययन करेंगे। वायु राशियों के स्रोत क्षेत्र यानी जहां उनकी उत्पत्ति होती है उसका, और उनका वर्गीकरण, वायु राशियों का वर्गीकरण लिखेंगे। वाताग्र उत्पत्ति, वाताग्र क्षय और वाताग्रों के प्रकार पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वाताग्र एक नया बिंदु है, शायद आपने स्कूलों में अपने वाताग्र के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है। इसके बाद हम चक्रवात, उष्ण और शीतोष्ण दोनों ही प्रकार के चक्रवातों का अध्ययन करेंगे। चक्रवात के बाद चौथा बिंदु है हमारे पास प्रति चक्रवात का, और पांचवा बिंदु कोपेन द्वारा बताए गए जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन। ये भी आपने जरूर, अगर 12वीं में आपकी भूगोल थी तो ये जरूर आपने स्कूल में पढ़ा होगा। कोपेन महोदय ने पूरे विश्व को जलवायु खंडों में बांटा था, जिसमें ए बी सी डी ई जैसे अक्षरों का प्रयोग करते हुए पूरे विश्व को जलवायु कटिबंधों में बांटने का प्रयास किया था। तो ये तीसरी और चौथी जो इकाई थी हमारी, ये दोनों ही इकाइयां हमारी वायुमंडल के बारे में थी, और इसके साथ हम वायुमंडल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अंतिम पांचवी इकाई जलमंडल के बारे में है, यानी सागरों के बारे में है। इसके अंदर हम पहला बिंदु है महासागरीय नितल के उच्चावच। छात्र छात्राओं, जैसे आपको धरातल के ऊपर खड्डे, पर्वत, पठार, मैदान दिखते हैं, उसी प्रकार के भूस्वरूप सागर के तलों में भी होते हैं, यानी सागर में भी पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, खड्डे होते हैं। जिस प्रकार का धरातलीय उच्चावच आपको ऊपर दिखता है, वैसा ही धरातलीय उच्चावच नीचे भी होता है, और इसको सागर नितल के उच्चावच कहते हैं, यानी सागर की तली में पाए जाने वाले उच्चावच, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान तीनों ही भूस्वरूप सागरों में पाए जाते हैं, और भी कई सारे विशिष्ट भूस्वरूप यहाँ देखने को मिलते हैं। इसमें हमें हिंद महासागर की तल के उच्चावच पढ़ने, यानी हिंद महासागर की तली में किस प्रकार का उच्चावच है। इसके साथ ही हमें महासागर में ताप और लवणता का वितरण भी पढ़ना है। तीसरे बिंदु में महासागरीय धाराएं पढ़नी है, जिसमें हमें अंध और प्रशांत महासागर की धाराएं पढ़नी है। धाराओं को जब हम चैप्टर देखेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। फिर हमें ज्वार, आप जानते हैं ज्वार भाटा, समुद्र का पानी पूर्णिमा के दिन ऊपर उठता है और नीचे जाता है, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। उसके प्रकार और उसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति के हमें दो सिद्धांत पढ़ने हैं, स्थैतिक और प्रगामी तरंग सिद्धांत। दो सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि ज्वार कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। उसमें से हमें कोई दो सिद्धांत समझाने हैं, और वो दो सिद्धांत है स्थैतिक तरंग सिद्धांत और प्रगामी तरंग सिद्धांत। इसके बाद आखिरी बिंदु इस सिलेबस का हमारे पास है प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियों के विकास की दशाएं, उनके प्रकार, और डार्विन और मरे महोदय द्वारा उनकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बात जो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से हम सीधी कक्षाएं स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, आपको यहाँ कॉलेज में नहीं बुला पा रहे हैं, और अब तक जैसे दिसंबर आ गया है, अब तक आपका आधे से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अब तक हम अपना कोर्स प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए हो सकता है सरकार और यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ निर्णय ले कि इस सिलेबस के कुछ बिंदु हटा दिए जाएं, परंतु अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है। तब तक तो हम अपना सिलेबस, इसी सिलेबस को मानते हुए उसका अध्ययन करेंगे। भविष्य में अगर ऐसा कोई भी निर्णय आता है तो हम उसकी सूचना आपको देंगे। तो भविष्य में हमें ये पूरा सिलेबस भी पढ़ना पड़ सकता है और इसका कुछ भाग भी पढ़ना पड़ सकता है। दोनों स्थितियों में हमें ऐसे ही ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा, जब तक हमें अग्रिम आदेश न मिल जाए कक्षा संचालित करने के, ऑनलाइन कक्षाओं द्वारा ही अपना काम चलाना है। तो आपको जो भी समस्या अब इस सिलेबस के अंदर हो रही है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, कल हम दूसरे पेपर का सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। तो और भी कोई समस्या होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप अपनी बात लिखकर बता सकते हैं।